वेलकम 12th क्लास। स्वागत है आपका टॉपिक अफ़गान क्राइसिस में। अफ़गान क्राइसिस पे 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में ये ख़त्म हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो इसका अगला पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मेन टारगेट ये है कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। वीडियो बड़ी छोटी का तो बात है, लेकिन टॉपिक कुछ भी रह जाए तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक भी नंबर गया तो उसका लॉस बहुत बड़ा हो जाता है मेरे लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अफ़गान क्राइसिस पार्ट 3। तो 12th क्लास 1991 में सोवियत विघटन या डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसएसआर के मौका ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि सबको पता है वहाँ मुजाहिदीन थे और वो सपोर्टेड भी थे। तो मुजाहिदीन सरकार को गिरा देते हैं जो सोवियत बैकअप से बनी थी, जो सोवियत सहायता से बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, उसे डिक्लाइन कर देते हैं। और बुरहानुद्दीन रब्बानी जो उस वक्त के एक मुजाहिदीन थे, ये राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन अभी टर्नओवर आना था, क्योंकि मुजाहिदीन भी कई तरह के थे, या कई पार्ट्स में या गुट में या ग्रुप्स में थे। मुजाहिदीन के कई ग्रुप्स थे, संगठन थे। अब हम उस पर आते हैं जो बहुत बड़ी मेन बात है इस टॉपिक में। तो 12th क्लास मुजाहिदीन अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान बार बार नहीं लिख रहा, पूरा बड़ा अफगान कह लो। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, बटे हुए थे। पहला था तालिबान, ये बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप था, यूँ कह लो सबसे मजबूत मुजाहिदीनों का ग्रुप यही था। इसके नेता थे लीडर मुल्ला उमर। इनके नेतृत्व में, लीडरशिप में मुल्ला उमर तालिबान ग्रो करता है या विकास करता है, बढ़ता है। दूसरे थे अहमद शाह मसूद, उन्होंने अपने नाम से ही अपना ग्रुप रखा हुआ था। और तीसरा ग्रुप था दोस्तान। ये 3 ग्रुप अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के, या यूं कह लो गुट या संगठन मौजूद थे। अब जैसे ही सोवियत विघटन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, तब क्या होता है, अफगानिस्तान पर नियंत्रण के लिए, कंट्रोल के लिए गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ये तीनों संघर्ष करने लगते हैं, आपस में स्ट्रगल करने लगते हैं। बेसिकली ये तीनों ही चाहते थे कि अफगानिस्तान पर इनका कंट्रोल हो जाए या नियंत्रण हो जाए, लेकिन कोई भी ग्रुप एकदम तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए इन तीनों में गृह युद्ध या सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। तीनों आपस में लड़ने लगते हैं, फाइटिंग करने लगते हैं, संघर्ष या स्ट्रगल करने लगते हैं, ताकि अफगानिस्तान पर कैप्चर या कंट्रोल या नियंत्रण कर सकें। आगे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। तो 12th क्लास 1996 में, यूं कह लो 91 से 96, लगभग 5 साल गृह युद्ध में या मुजाहिदीन आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन 1996 में तालिबान राइज करता है, इमर्ज करता है, सबसे बड़े और मजबूत, बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट संगठन या यूं कह लो ग्रुप के रूप में उभरता है, राइज करता है। 1996 तक आते आते बाकी ग्रुप थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा ग्रुप और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत होता है, ये उभरता है। आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो 12th क्लास जैसे ही तालिबान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप के रूप में उभरता है, वो अपना बेस, जहाँ से वो सारे कंट्रोल करेंगे, सारे कामों को नियंत्रण करेंगे, बेस अपना अड्डा जो बनाते हैं, वो बनाते कंधार को। कंधार जो अफगानिस्तान में काफ़ी बड़ा शहर है, उसको अड्डा बनाते हैं। राजधानी काबुल जो अफगानिस्तान की कैपिटल है, कभी भी ये कंफ्यूज मत कर देना कि कंधार कैपिटल काबुल ही है। काबुल पर भी तालिबान का ही नियंत्रण या कंट्रोल हो जाता है। मुल्ला उमर इसके नेता बनते हैं। मुल्ला उमर जो अध्यक्ष थे इसके तालिबान के, उनको ही पूरे अफगानिस्तान का लीडर बनाया जाता है। अफगानिस्तान को जैसे ही ये पूरी तरह कंट्रोल या नियंत्रण करता है तालिबान, एक इस्लामिक नेशन, एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, या यूं कह लो अनाउंस कर देते हैं। मतलब अब तक जो प्रॉपर एक रिजिड, कठोर इस्लामिक राष्ट्र के रूप में इसको अनाउंस या घोषित कर देते हैं कि भाई अब हमारा कंट्रोल आ चुका है और अब हम अफगानिस्तान को एक पूर्ण इस्लामिक राष्ट्र या कठोर इस्लामिक राष्ट्र घोषित या अनाउंस करते हैं। और तालिबान के शासन में क्या क्या था, अब हम वो देखेंगे। तो 12th क्लास
तालिबान शासन में आता है या पावर में आता है तो देखो वो क्या क्या करता है। शरिया कानून लॉ को पूरी तरह लागू कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। जहां भी इनका कब्जा था अफगानिस्तान के जिस पार्ट पर, उस पर पूरी तरह शरिया कानून को लागू कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कठोर कानून, एकदम रिजिड, ऐसे ऐसे कठोर कानून बना दिए जाते हैं कि अगर जनता से जरा सी भी गलती हो तो सीधा मौत। किसी भी प्रकार के मानव अधिकार नहीं दिए जाते। नो ह्यूमन राइट्स वर अवेलेबल। कोई भी मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स किसी भी जनता को, नागरिक को या सिटीजन को नहीं दिया जाता है। मूर्ति पूजा, देखो ये एक बड़ी घटना हुई थी। ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, अपोज करते थे। आइडियोलिस्टिक जो मूर्ति बनाकर हम पूजा करते हैं, बैन कर दिया था उसे, पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था, बैन कर दिया था। खिलाफ भी थे, अपोज भी थे और उसे बैन भी कर दिया जाता है। बमयान एक मूर्ति है बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की, उसको ये बम से उड़ा देते हैं। उसकी पिक्चर आपके सामने आ रही होगी। तो आप देखिए किस तरह से उन्होंने एक मूर्ति को ही, जो बहुत फेमस मूर्ति थी, और उसको ये बम से उड़ा देते हैं। लेकिन ये सब ही काफी नहीं है। स्त्रियों के साथ या लड़कियों के साथ वहां पर क्या होता था, फीमेल के साथ और गर्ल्स के साथ, वो बहुत अन्यायपूर्ण या इनजस्टिस वाली बात है। उसको देखिए। तो 12th क्लास, तालिबान का या तालिबान शासन का स्त्रियों के साथ क्या व्यवहार था, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स फीमेल और बिहेवियर क्या था। स्त्रियां, लड़कियों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, किसी प्रकार के अधिकार, ना पढ़ने का, ना बाहर निकलने का, कोई अधिकार, कोई राइट लड़कियों के पास, स्त्रियों के पास नहीं था, बाहर जाने का, घूमने का, यहां तक कि पढ़ने का, जो एक मूल, एक कहते हैं ना बेसिक राइट है हर व्यक्ति को। लड़कियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए हर जगह। लेकिन इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। सर से पांव तक ढककर रखना, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे कैसी ही परिस्थितियां हो, स्त्री को अगर कदम भी बाहर निकालना है तो सर से पांव तक, हेड टू टो, पूरा ही ढककर रखना पड़ता था। अगर कोई स्त्री इनकी बात ना माने, समहाउ ऐसी कुछ हो जाए कि एक फीमेल इनकी बात नहीं मानती है, इनके लॉ एंड ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाती है, इनके कानून का सही से पालन इनके अनुसार नहीं कर पाती है, तो उसको बहुत कठोर सजा, हार्ड पनिशमेंट दी जाती थी, बहुत कठोर। और ऐसी सजा नहीं कि जेल में डाला या नहीं, पब्लिक के बीच में ले जाकर उस लेडी को, उस फीमेल को या उस स्त्री को, औरत को सजा दी जाती थी। पब्लिक के बीच में ये इकट्ठा करते थे आतंकवादियों को अपने, और उनके बीच में उनको सजा देते थे ताकि आगे कोई स्त्री ऐसा ना करे। पब्लिक के बीचों बीच, यहां तक कि वीडियोस बनाकर वीडियोस स्त्री को पनिशमेंट देते हुए, फीमेल को पनिशमेंट देते हुए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब सजा दे रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, तब वो वीडियोस बना लेते थे और उस वीडियोस को पब्लिक में डाला जाता था, दिखाया जाता था, ताकि इनका खौफ लड़कियों में, स्त्रियों में बना रहे। एक ऐसी फोटो आपके सामने आ रही है जिसमें एक लेडी को सजा दे रहे। सोचो कैसा समाज वो बना रहे थे जिसमें स्त्री को कोई अधिकार ही नहीं हो। तो ये एक ऐसा, कहते हैं ना, एकदम सख्त ऐसा माहौल कर दिया था कि अब इनके शासन के सामने कोई आंख भी नहीं उठा सकता था। तालिबान शासन में आगे क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो 12th क्लास, तालिबान आगे चलकर अलकायदा संगठन, अब देखो तालिबान शासन था भले ही, लेकिन आगे चलकर वो अलकायदा संगठन, अलकायदा याद रखना ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या आतंकी संगठन है। तालिबान अलकायदा को पनाह देने लगते हैं, शेल्टर देने लगते हैं, सपोर्ट या समर्थन करने लगते हैं। आप समझ सकते हैं कि अब तालिबान अलकायदा के साथ मिलकर काम करने लगा था, उसे सपोर्ट भी करने लगा था, उसे समर्थन भी करने लगा था और उसे शेल्टर या पनाह भी दे रहा था। तो अब तालिबान एक
अफगानिस्तान शासन या ना रहकर टोटल एक इंटरनेशनल टेररिस्ट या आतंकी संगठन के साथ मिल जाता है। अब इसके जो नेता बनते हैं, जैसे वो अलकायदा से मिलते हैं, ओसामा बिन लादेन और दो नेता उभरते हैं, ये बहुत बड़े अलकायदा संगठन के लीडर बोले जाते हैं नेता, ओसामा बिन लादेन और अहमद अल जवाहिरी। ये दो नेता तालिबान में और अलकायदा में उभर कर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे ही अलकायदा का पूरा कंट्रोल होता है इस पर, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर आतंकी घटनाओं को, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को या टेररिस्ट इंसिडेंट्स को अंजाम देने लगते हैं, रिजल्ट देने लगते हैं। मतलब अब अलकायदा और तालिबान मिलने के बाद ये सिर्फ अफ़गानिस्तान तक ही सीमित या लिमिटेड नहीं रहे, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घटनाएं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम या रिजल्ट देना जल्दी जल्दी शुरू कर दिया। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या आतंकी घटनाएं इन्होंने अंजाम दी। तो 12th क्लास, अलकायदा के साथ तालिबान का मर्ज होते के साथ ही ये इंटरनेशनल लेवल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद करते हैं। और बहुत एक बड़ी घटना, केनिया की राजधानी नायरोबी, याद रखना केनिया की ये राजधानी है नायरोबी, कैपिटल, और तंजानिया में ये बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि कहाँ पर क्या हुआ। इसको बड़े ढंग से मैंने इसीलिए दो जगह पे कराया कि कहाँ क्या हुआ और उसके जवाब में क्या हुआ। तो केनिया की राजधानी नायरोबी में और तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों को, यूएस एम्बेसीज को, अमेरिकी दूतावासों को बम से उड़ा देते हैं, उड़ा दिया जाता है 1998 में। 1998 में केनिया और तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों को बम से उड़ा दिया जाता है। किसके द्वारा? अलकायदा के द्वारा। अब इसके जवाब में क्या हुआ वो तुम्हें देखना है, बड़े ढंग से सुनना। तो 12th क्लास, जैसे ही नायरोबी और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों को उड़ाया जाता है, अमेरिका भारत की तरह एकदम नहीं है कि चुप बैठ जाए, जैसे होता है ना भारत में। तो पहले टेररिस्ट अटैक होता था, चलो अब तो हम ऑपरेशन कर लेते हैं, फिल्म भी बनी थी उरी, सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, एयर स्ट्राइक कर देते हैं। लेकिन कभी एक ज़माना था कि भारत में कोई टेररिस्ट अटैक करता था तो हम कहते थे भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा, मतलब खेलना ही बंद करते थे और कुछ नहीं। लेकिन अमेरिका का थोड़ा अलग हिसाब है। जैसे ही उसके अमेरिकी दूतावासों को उड़ाया जाता है तो ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, इस ऑपरेशन का नाम याद रखना, 1998 में ही हुआ, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच चलाया जाता है। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन। इनके राष्ट्रपति काल में या प्रेसिडेंटशिप में ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच चलाया जाता है। वो क्या था? देखो नाम की यही कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने ये अलग कर दिया, ये नाम अलग कर दिया। सूडान और अफगानिस्तान के उड़ाया था केनिया और तंजानिया का, लेकिन इसके जवाब में इन्फिनाइट रीच में कहां हमला हुआ है? सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों को या बेसिस को क्रूज मिसाइलों से आक्रमण किया जाता है, उड़ाया जाता है। अमेरिका अपनी शानदार क्रूज मिसाइलों से सूडान और अफगानिस्तान के टेररिस्ट ठिकाने या जो बेस थे, आतंकी ठिकाने या यूं कह लो टेररिस्ट बेस थे, जहां पर अलकायदा के टेररिस्ट और या यूं कह लो आतंकीवादी रह रहे थे, छुपे हुए थे, वहां पर क्रूज मिसाइलों से आक्रमण करता है, अटैक करता है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, इस क्रूज मिसाइल का नाम बताइए। अमेरिका की बहुत शानदार क्रूज मिसाइल बोली जाती है, इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अमेरिका के इस हमले के बाद हम चलते हैं आगे। तो 12th क्लास, इसके बाद आतंकी हमला होता है 9/11। अच्छा, अब इस 9/11 को समझ लेना क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूज़न होगी। 9/11 का मतलब तारीख क्या है? 9/11 बोल देते हैं। 9/11 का मतलब है 11 सितंबर। अब इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, हमारे यहाँ डेट पहले लिखते हैं, फिर हम मंथ लिखते हैं और उसके बाद हम ईयर लिखते हैं। जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में काम चलता है, डेट पहले लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। लेकिन अमेरिका वगैरह में
पहले मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर वो ईयर लिखते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? पहले मंथ लिखते हैं, इसीलिए मंथ था सितंबर, तो इसीलिए बोला गया 9, और तारीख थी 11, डेट थी 11, तो बोला जाएगा 11 सितंबर, क्योंकि हमारे यहाँ डेट पहले आती है पर उनके वहाँ मंथ पहले आता है। इस बात को बड़े ध्यान से याद रखना। इसीलिए कभी तारीख आ जाए तो भूले से भी कोई 11 अक्टूबर मत लिखिए आना, 11 सितंबर थी, 9/11 बोला जाता है इसको। और ये मैंने बता भी दिया लॉजिक। 9/11 का आतंकी हमला, या यूं कह सकते हो टेररिस्ट अटैक, क्या था? अलकायदा के आतंकवादी, यूं कह लो टेररिस्ट, 4 अमेरिकी व्यावसायिक मतलब कमर्शियल प्लेन, व्यावसायिक मतलब कमर्शियल प्लेन्स, कमर्शियल कौन सा होता है जिसमें पैसेंजर वगैरह जाते आते रहते, विमानों को, प्लेन्स को अपहरण करके, हाईजैक करके 3 विमानों को, 4 में से 3 प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका की बिल्डिंग है ये 2, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन। पेंटागन क्या है? अमेरिका का रक्षा मुख्यालय। यह भी बता दूं, पेंटागन क्या है? अमेरिका की जो बिल्डिंग है वो क्या है? रक्षा मुख्यालय, उसका डिफेंस हेडक्वार्टर। तो 2 बिल्डिंगों पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और पेंटागन पर गिरा देते हैं या उस पर टकरा देते हैं। 4 में से 3 प्लेन को 2 बिल्डिंग कौन कौन सी? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC और पेंटागन जो अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है, डिफेंस हेडक्वार्टर है, वहां पर गिरा देते हैं या टकरा देते हैं बिल्डिंगों से। इस हमले में 3000 से अधिक लोग, मोर देन 3000 पीपल मारे जाते हैं, जो 80 अलग अलग 80 डिफरेंट कंट्रीज से थे। 3000 से अधिक लोग मारे जाते हैं 80 से अलग अलग देशों से। अब बचा एक प्लेन, वो कहां गया? एक प्लेन पेनिसिल्वेनिया के मैदान प्लेन में जाकर गिर जाता है। बेसिकली इसका टारगेट था अमेरिका की संसद, इसका निशाना था अमेरिका की संसद, जिसे वहां कांग्रेस भी बोला जाता है, कि किसी तरह उस पर गिरा दे। लेकिन समहाउ वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, किसी तरह से कुछ परेशानी आ जाती है और वो वहां तक पहुंच नहीं जाते, और वो विमान पेनिसिल्वेनिया के मैदान में जाकर गिर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हमला, इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक था। इसमें ये हुआ। अभी इसमें और बाकी बातें हैं, उस पर चलते हैं। तो 12th क्लास, 9/11 की घटना 2001 वाली, ये एकदम से फिर उसके बाद जो गुस्सा अमेरिका में आता है, तो वो क्या करता है? US अमेरिका इसे देश पर हमला मानता है। याद रखना कि अमेरिका ये नहीं कहता कि एक टेररिस्ट या आतंकी घटना है, टेररिस्ट एक्टिविटी है ना, वो कहता है ये हमारे देश पर हमला है, मतलब एक तरह का युद्ध है हमारे ऊपर। राष्ट्रपति थे जॉर्ज W. बुश जूनियर। मैंने याद करो जब आपको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पढ़ाया था, प्रथम खाड़ी युद्ध, तब मैंने आपको राष्ट्रपति बताए थे जॉर्ज W. बुश सीनियर, लेकिन इस वक्त थे जॉर्ज W. बुश जूनियर। ये आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं, कहते हैं कि अब अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, ये टेररिस्ट या आतंकवाद, टेररिज्म के खिलाफ युद्ध, वॉर करेगा। अनाउंस वॉर अगेंस्ट टेरर, आतंक के खिलाफ युद्ध। संसद में देखो, वहां पर संसद बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति अलग है। लेकिन संसद में भाषण देते हैं और बोलते हैं, आतंकवाद पर, टेरर पर बोलते हुए हैं, और ये इनका भाषण बहुत मशहूर भी हो गया था। या तो टेरर के खिलाफ या तो आतंकवाद के खिलाफ आप हमारे साथ हैं या हमारे विरुद्ध हैं, वेदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, क्योंकि अब अमेरिका आतंकवादियों को छोड़ने वाला नहीं है। ये भाषण देते हैं और उसके बाद वो ऑपरेशन चलाते हैं, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो 12th क्लास, 9/11 के आतंकी हमले या टेररिस्ट अटैक के बाद अमेरिका चलाता है ऑपरेशन
एंड्यूरिंग फ्रीडम। याद रखना, ऑपरेशंस बड़े कंफ्यूजिंग है, 4 ऑपरेशन है, लेकिन क्या करें। और आपको लगा था कि सिलेबस कम हुआ है, चैप्टर 3 का सारा कंटेंट इसमें डाला गया। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया जाता है। अमेरिका, नाटो के साथ कनाडा और ब्रिटेन भी जॉइंटली मिलकर ये ऑपरेशन चलाते हैं, मिल जाते हैं। अक्टूबर 2001 में तालिबान पर नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर हमला करते हैं। अब देखो, नॉर्दर्न अलायंस क्या है? आपको याद होगा जब मैंने आपको मुजाहिदीन के ग्रुप पढ़ाए थे इसी वीडियो में, तो उसमें दोस्तान पढ़ाया था, अहमद मसूद वगैरह पढ़ाया था। अफगानिस्तान के टोटल क्षेत्र पे सबसे ज्यादा क्षेत्र पर तालिबान का कब्जा था। अफगानिस्तान जो ज्यादा भूमि पर, लैंड पर तालिबान का कंट्रोल था, लेकिन कुछ क्षेत्र पर, इसको मैं आपको मैप पर दिखा देता हूं, फिर आप समझ जाओगे। तो 12th क्लास में आपको मैप दिखाता हूं कि अफगानिस्तान का ये पूरा मैप अफगानिस्तान का है। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन से हिस्से पर तालिबान का कब्जा था, किस पर दोस्तान का कब्जा था और किस पर मसूद का था। देखो, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये सारा येलो पार्ट जो मेन पार्ट अफगानिस्तान का है, इस पर तालिबान का कब्जा था। ये जो रेड वाला पार्ट है, ये रेड पार्ट पर मसूद का कब्जा था या मसूद टेरिटरी थी। और ये जो ग्रीन पार्ट है, इसको बड़ा ध्यान से देखना, ये दोस्तान के कब्जे पे था। और इन दोनों ने ही मिलकर बाद में जब तालिबान के खिलाफ युद्ध हुआ, अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, तो इस दोस्तान ने और मसूद ने मिलकर अमेरिका के साथ युद्ध लड़ा और तालिबान को हराया। और इस तरह अफगानिस्तान पर ये पूरे नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा हो गया। ठीक है, अब आपको मैप में समझ में आ गया होगा। तो अब आप समझ चुके हैं मैप पर आके कि तालिबान के कुछ क्षेत्र पर दोस्तान और मसूद का भी कब्जा था। उनके साथ मिलकर वो दोनों मिल जाते हैं और बनाते हैं नॉर्दर्न अलायंस, उत्तरी संगठन। उत्तरी संगठन अमेरिका वगैरह के साथ, नाटो के साथ मिल जाता है और ये सब मिलकर तालिबान पर हमला कर देते हैं। तालिबान मतलब अफगानिस्तान का वो इलाका जिस पर तालिबान का कंट्रोल या नियंत्रण था। तालिबानी ठिकानों पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा जमीन से उत्तरी संगठन हमला करता है, हवा से अमेरिका वगैरह करते हैं और सैनिक भी भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, भयंकर बमबारी की जाती है तालिबान के ठिकानों पर, बेसिस पर। और दिसंबर 2001 तक उत्तरी संगठन या नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर, देखो अमेरिका कितनी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन फिर भी उसको अफगानिस्तान में सिर्फ आतंकियों को हराना, अब सोचो कितना मुश्किल इलाका है ये, कितना डिफ़िकल्ट टेरेन है, कि 2 महीने लगे, जबकि वहाँ के अफगानिस्तान के जो 2 मुजाहिदीन के ग्रुप थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका को। तो ये 2 ग्रुपों के साथ मिलकर एक उत्तरी संगठन बना। उत्तरी संगठन के साथ मिलकर अमेरिका वगैरह भयंकर बमबारी करते हैं, हमला करते हैं, कहाँ पर, अफगान के तालिबानी ठिकानों पर। और 2001 दिसंबर में आकर उत्तरी संगठन के साथ मिलकर अमेरिका वगैरह सब युद्ध जीत जाते हैं और अफगानिस्तान पर, पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल स्थापित हो जाता है। कंट्रोल एस्टेब्लिश या नियंत्रण स्थापित हो जाता है या कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन उत्तरी संगठन ने अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी थी, इस बात को याद रखना। और 12th क्लास, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए अभी हम इसको अगले पार्ट में आगे करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में आ ही नहीं रहा है। तो अगले वीडियो में ज़रूर मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता रहूँगा। तो मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।